हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गुरु मस्ती जीएनएमटी। सो दोस्तों, आज है पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम 2023 या तो सामान्य ज्ञान सोशल साइंस का इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सेट कितना, तो सेट नौवा लेकर आ गया हूँ। और जो 1 से लेकर 8 तक 1 से लेकर 8 तक सेट नहीं देखे हैं, कृपया इस चैनल के प्ले लिस्ट में चले जाएँ, वहाँ सारा का सारा वीडियो मिल जाएगा। फिलहाल चलता हूँ आज का सेट नंबर 9वां में। सेट का 9वां में देख लेता हूँ किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा है। नौवां सेट सोशल साइंस का फर्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से है आपके स्क्रीन पे कि कुशल स्थानीय स्वायत्त शासन के लिए विख्यात दक्षिण भारत का राजवंश था। कवर दक्षिण भारत का राजवंश कौन था? ऑप्शन ए में पल्लव, बी में है चोल वंश, सी में है बाकाटक और डी में क्या बोला राष्ट्रकूट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। कौन? तो चोल वंश। ये कौन था? दक्षिण भारत का राजवंश था कौन? तो चोल वंश था। और कुशल स्थानीय स्वायत्त शासन के विख्यात था। आगे चलते हैं दूसरा क्वेश्चन में। थोड़ा सा बड़ा कहते हैं ताकि सही से दिखाई देवे। दूसरा क्वेश्चन बोला कि कला की गंधार शैली की उत्पत्ति हुई थी। गंधार शैली की उत्पत्ति हुई थी किसके राज्यकाल में हुआ था? ऑप्शन ए में है चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, बी में है अशोक के राज्यकाल में, सी में पुष्यमित्र शुंग के राज्यकाल में एंड डी में कनिष्क के राज्यकाल में। तो दो का राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी हो जाएगा। अर्थात कनिष्क के राज्यकाल में कला की गंधार शैली की उत्पत्ति हुई थी। आगे चलते हैं तीसरा क्वेश्चन में। उच्च शिक्षा का केंद्र वल्लभी स्थित था। मतलब वल्लभी स्थित कहाँ में था? ऑप्शन ए में गुजरात राज्य में, बी में महाराष्ट्र में, सी में बिहार राज्य में एंड डी में पश्चिम बंगाल में। तो तीन का राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ये हो जाएगा। कहाँ? तो गुजरात में। उच्च शिक्षा केंद्र कौन था? वल्लभी। वो स्थित कहाँ था? तो गुजरात में स्थित था। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन में, चौथा क्वेश्चन में। अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद कौन ले गया था? कौन सा ऐसा शासक था जो दिल्ली से लेकर कहाँ चला गया था? तो दौलताबाद बना दिया था। ऑप्शन ए में क्या है? अलाउद्दीन खिलजी, बी में है मोहम्मद तुगलक, सी में है फिरोज तुगलक एंड डी में है इब्राहिम लोदी। तो चार का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अर्थात कौन? तो मोहम्मद तुगलक। राजधानी पहले उसको कहाँ था? तो दिल्ली था, लेकिन वहाँ से उठा कर लगाया था कहाँ? तो दौलताबाद अपना स्थित कर लिया था। किसने? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था, मोहम्मद तुगलक। आगे चलते हैं पांचवा क्वेश्चन में। पांचवा बोल रहा है कि कानपुर स्थित कौन सा नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए में सरयू नदी पर, बी में है यमुना नदी पर, सी में है गंगा नदी पर एंड डी में क्या बोल रहा है? गोमती नदी पर। तो पांच का राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी हो जाएगा। अर्थात को तो कानपुर है कौन? तो गंगा नदी पर स्थित। जिस तरह से पटना कहाँ? तो गंगा नदी पर स्थित है, उसी तरह से कानपुर भी गंगा नदी पर ही स्थित है। आगे चलते हैं पांचवा छठा में। पर भारत में औद्योगिक वित्त का कौन सा इनमें से स्रोत नहीं है? कौन सा इनमें से स्रोत नहीं है? ऑप्शन ए में क्या बोल रहा है? भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, बी में बोल रहा है नाबार्ड, सी में राज्य वित्तीय निगम एंड डी में बोल रहा है यूनिक ट्रस्ट ऑफ इंडिया। तो छः का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी ही हो जाएगा। सर कौन? तो यूनिक ट्रस्ट ऑफ इंडिया है जो औद्योगिक वित्त का स्रोत नहीं है। आगे चलते हैं सातवां क्वेश्चन में। भारतीय अर्थव्यवस्था में किस पंचवर्षीय योजना, कौन सा पंचवर्षीय योजना काल के दौरान कीमत स्तर घट गया था? कौन सा ऐसा जो पंचवर्षीय योजना हुआ था उसका कीमत घट गया था? ऑप्शन ए में है प्रथम योजना, बी में है दूसरी योजना, सी में है चौथी योजना एंड डी में क्या बोला? वार्षिक योजना। तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन सी हो जाएगा। तो चौथी योजना के अंतर्गत जो पंचवर्षीय योजना था उसका काल दौरान कीमत घट गया था, स्तर घट गया था। किसका? तो चौथी योजना के अंतर्गत। आगे चलते हैं आठवां क्वेश्चन में। भारत में नोट निर्गमन प्रणाली आधारित है। नोट निर्गमन प्रणाली आधारित किस पे है? ऑप्शन ए में अनुपातिक कोष प्रणाली पर, बी में न्यूनतम कोष प्रणाली पर, सी में स्थिर विनिमय प्रणाली पर एंड डी में पूर्ण परिवर्तनशीलता प्रणाली पर। तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या? तो न्यूनतम कोष प्रणाली पर। भारत में नोट निर्गमन प्रणाली स्थित है न्यूनतम कोष प्रणाली पर। आगे चलते हैं 9वां क्वेश्चन में। 9वां बोला कि राज्य सूची की मुख्य नकद फसल कौन? नकद ना होता है यहाँ, नगद होता है। ठीक है, नगद फसल कौन सी है? ऑप्शन ए में चाय, बी में है रबड़, सी में है गन्ना एंड डी में क्या हो रहा है? नारियल और कॉफी। तो 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। अर्थात क्या? तो गन्ना। बिहार राज्य के मुख्य नगद फसल कौन था? तो गन्ना, जिसका बोला जाता है केतारी बोलचाल की भाषा में, देशज में। आगे चलते हैं 10वां में। पर भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत, कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान
किए गए हैं, मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है। ऑप्शन थोड़ा सा ऊपर कहते हैं। ऑप्शन ए में है अनुच्छेद 112 से 115 तक, बी में बोल रहा है अनुच्छेद 12 से 35 तक, सी में बोल रहा है अनुच्छेद 222 से 235 तक एंड डी में बोल रहा है इनमें से कोई नहीं। तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात क्या, तो अनुच्छेद 12 से 35 तक भारतीय संविधान में नागरिकों का मौलिक अधिकार, नागरिकों को क्या मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है अनुच्छेद 12 से 35 तक। आगे चलते हैं 11वां क्वेश्चन में, 42वें संशोधन अधिनियम कब हुआ था? 42वें संशोधन अधिनियम 1976 में। बोला कि 42वें अधिनियम संशोधन 1976 से भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया था। 1976 में कौन सा संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया था? ऑप्शन ए में बोला संघीय क्षेत्रों के स्वशासन से संबंधित, संघीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित, बी में है अंतर्राज्यीय परिषदों के निर्माण, बी में है मौलिक कर्तव्य एंड डी में बोला इनमें से कोई नहीं। तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात क्या, तो मौलिक कर्तव्य। 42वें संशोधन में क्या जुड़ा था संविधान में? मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। आगे 12वां में चलते हैं। 12 वर्ग भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? कानूनी जो विषय लागू होता है, प्रारंभ होता है, उस पर कौन परामर्श देता है? ऑप्शन ए में है अटॉर्नी जनरल, बी में है उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सी में है विधि आयोग के अध्यक्ष एंड डी में बोला इनमें से कोई नहीं। तो 12 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, कौन, तो अटॉर्नी जनरल। भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श देता है अटॉर्नी जनरल। आगे चलते 13वां क्वेश्चन में, संघीय लोक सेवा आयोग की नियुक्ति कौन करता है? संघीय लोक सेवा की आयोग की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए में है संसद, बी में है राष्ट्रपति, सी में है भारत के मुख्य न्यायाधीश और डी में बोला परावर समिति। तो 13 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, अर्थात क्या, तो राष्ट्रपति। संघीय लोक सेवा आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। आगे 14वां क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए इसमें हो सकता है तो हम भी टाइम पास कर सकते हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य वो नहीं है कि टाइम पास करके सिर्फ बच्चों का मतलब कि टाइम पास करना, वैसा नहीं है हमारा, कि कम टाइम में कम समय में अधिक क्वेश्चन करवा देना ताकि बच्चा खुश हो जाए। आगे चलते 14वां में बोला कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या की वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? ऑप्शन ए में प्रधानमंत्री, बी में है राष्ट्रपति, सी में है संसद, डी में है विधि मंत्रालय। तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात संसद के पास। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या को वृद्धि करने की शक्ति सांसद के पास है। आगे 15 में, भारत में इनमें से कौन सा विषय पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है? इसमें देखिए उतना बार हम यहाँ पर मतलब कि डाउट क्लियर किए हैं कि यहाँ बोला नहीं, अधिकतर क्वेश्चन ऐसा ही पूछा नहीं, कोई हाँ तो कभी नहीं आया है, यहाँ का बोला नहीं आता है। ऑप्शन ए में क्या है, थोड़ा सा ऊपर कहते हैं। ऑप्शन ए में है भूमि सुधारों का क्रियान्वयन, बी में है न्यायिक पुनर्निरीक्षण, सी में है निर्धनता निवारण कार्यक्रमों का क्रियान्वयन, सी में इनमें से डी में इनमें से कोई नहीं। तो 15 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, अर्थात क्या, तो न्यायिक पुनर्निरीक्षण हो जाएगा। आगे 16 में चलते हैं। 16वां क्वेश्चन बोल रहा है, ऑप्शन नीचे हो जाएगा। 16वां बोल रहा है कि भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है। ऑप्शन में क्या है? शक्तियों का विकेंद्रीकरण, बी में है लोगों की हिस्सेदारी और सी में बोल रहा है, सी में क्या बोल रहा था यहाँ, सामुदायिक विकास एंड डी में बोल रहा है इनमें से सभी, ये सभी। तो 16वां था, तो 16 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाता था, तो इनमें से सभी। आगे चलते 17 में थोड़ा सा बड़ा कहते हैं। 17वां क्वेश्चन बोला कि भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान करता है? ऑप्शन ए में प्राथमिक क्षेत्र, बी में द्वितीयक क्षेत्र, सी में तृतीयक क्षेत्र एंड डी में सार्वजनिक क्षेत्र। तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाता, क्या, तो तृतीयक क्षेत्र। अर्थव्यवस्था का राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान करता है तृतीय क्षेत्र। आगे चलते 18 में, भारत के बैंकिंग प्रणाली में उच्चतम बैंक कौन सा, सबसे उच्चतम बैंक कौन सा है बैंकिंग में? ऑप्शन ए में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बी में है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सी में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एंड डी में है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात कौन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है जो भारत में बैंकिंग प्रणाली में सबसे उच्चतम है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कौन? तो RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आगे 19वां में चलते हैं। खेती के अंतर्गत क्षेत्र के अनुसार भारत में सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल, खाने वाला फसल सबसे कौन सा है? ऑप्शन ए में गेहूं, बी में मक्का, सी में जौ और डी में बोल रहा है चावल। तो 19 का राइट आंसर होगा क्या? ऑप्शन डी होगा, अर्थात कौन, तो चावल।
खेती के अंतर्गत क्षेत्र के अनुसार बोला भारत में सबसे महत्वपूर्ण खाने वाला फसल कौन है? तो चावल है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे चलते हैं 20वां क्वेश्चन में। 20वां क्वेश्चन बोल रहा है कि कौन सा ऐसा कर है, कौन सा ऐसा टैक्स है, कर है जो केंद्रीय सरकार द्वारा लगाया जाता है, केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है, लेकिन उससे प्राप्त आय को केंद्र और राज्य में विभाजित कर दिया जाता है। देखिए प्राप्त होता है किससे? केंद्र सरकार से, लेकिन उसका राज्य में भी विभाजित कर दिया जाता है। कौन सा ऐसा कर है, मतलब कौन सा ऐसा टैक्स है? ऑप्शन में है आयात शुल्क, मतलब आयात टैक्स, बी में केंद्रीय उत्पादक शुल्क या टैक्स, सी में निगम कर, एंड डी में बोला इनमें से कोई नहीं। तो 20 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। अर्थात कौन? तो केंद्रीय उत्पादक कर है जो केंद्रीय सरकार द्वारा लगाया जाता है, लेकिन राज्य कर में भी आ जाता है, विभाजित हो बन जाता है। आगे चलते हैं। अगर अच्छा लगा हो सेशन तो एक बार लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट जरूर करें कि कैसा लगा है सेट। बाकी फिर मिलते हैं अगले क्लास के सेट, मतलब अगले सेट में। तब तक के लिए जय हिंद।